हाय गाइस। आज मैं दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा। दोनों का भी रिसेंटली रिजल्ट आया है। एक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एक है कार्टरेड टेक। तो एक तो क्लासिफाइड्स प्लेटफॉर्म है और एक आपको पता ही होगा। एक आपने आई एम प्रिटी श्योर सुना ही होगा बिकॉज बहुत अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं पिछले 2-3 साल में। और कैसा रहा दोनों का रिजल्ट, बिजनेस मॉडल क्या है और आगे का ग्रोथ प्लान क्या है दोनों बिजनेसेस का, मैंने जस्ट कॉन कॉल सुनी है दोनों की। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैनेजमेंट क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट आपको पता ही है, नाम से ही पता चल रहा होगा ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाता है। बेसिकली 4 सेगमेंट्स हैं इस कंपनी के, ठीक है। एक ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाता है। दूसरा ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाता है जिसमें ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स बनाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपने लोडर्स देखे होंगे, बैकहो लोडर्स जो होते हैं। जेसीबी का आपने देखा होगा। जेसीबी इसका बहुत सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इस सेगमेंट में, ठीक है। थर्ड सेगमेंट इनका आता है वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट जिसमें फोकलिफ्ट्स वगैरह बनाते हैं। वेयर हाउस के अंदर जो इक्विपमेंट यूज होता है, एक वो हो गया। और चौथा सबसे बड़ा इनका जो सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी है इनका इस सेगमेंट में, वो है क्रेन्स का। तो क्रेन्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स बनाते हैं बहुत सारी। उसमें आपकी ट्रक क्रेन्स आ गई, क्रॉलर क्रेन्स आ गई, अब पिक एंड कैरी क्रेन्स आ गई और रफ टेरेन क्रेन्स आ गई। तो पिक एंड कैरी टावर क्रेन्स में इनका 63% मार्केट शेयर है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी है इस कंपनी के लिए। और 90% ये अभी शायद ट्रक और टावर और पिक एंड कैरी क्रेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, मोर मोर देन 90%। तो कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है सबसे पहले, तो रिजल्ट को देख लेते हैं एक बारी। तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, जो टॉप लाइन होती है जिसको टॉप लाइन भी कहते हैं, टोटल इनकम, तो मैं वाई ओ वाई पे कंपेयर करूंगा बिकॉज इस सेगमेंट में, इस कंपनी में भी, इस इंडस्ट्री में भी Q1 और Q2 इस कंपनी के लिए एक सबड्यूड क्वार्टर्स होते हैं दोनों के दोनों। कंपनी का ये कहना है कि 40 to 45% हमारा जो साल भर का रेवेन्यू होता है वो आता है H1 से, मीन्स फर्स्ट 2 क्वार्टर्स से। और जो बाकी का बचा हुआ है 55-60% वो आता है हमारा H2 से, मीन्स पहले के 2 क्वार्टर्स कम रहते हैं लेकिन कंपनी लास्ट के 2 क्वार्टर्स में, Q3 और Q4 में कंपेंसेट करती है जो कम उसने Q1 और Q2 में किया है। और आप समझ सकते हैं Q1 में बहुत हीट वेव वगैरह चलती है जो इस बार भी रही, और इलेक्शन भी हुआ था इस बार, तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट अप्रूवल्स थे और जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन थे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो रुक गए थे। और आचार संहिता लगती है तो उसमें भी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी काम नहीं होता है, कोई बड़ा काम नहीं होता है। फिर अभी मानसून आ गए हैं, मानसून शुरू हो गए थे। मानसून में भी आपको पता है इक्विपमेंट और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता नहीं है, रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो चाहे वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट्स हो, वो चलता नहीं है। तो शुरू के 2 क्वार्टर इसीलिए खराब रहते हैं। तो अगर हम Q1 और ऑफ FY25 और Q1 ऑफ FY24 को कंपेयर करें तो नेट इनकम बढ़ा है कंपनी का 14% से, जो टॉप लाइन कहेंगे हम। और एबिटा बढ़ा है कंपनी का 29% से। अब एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो 14.64 लास्ट ईयर था, इस बार ये एबिटा मार्जिन है 16.57, विच इज अ गुड बॉल पार्क टू बी इन। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो एबिटा मार्जिन में ऑफ कोर्स डिप आया है। वो मोस्टली इसीलिए आया है, company was very forthcoming in declaring that they had a somewhat negative impact because of the election, but still जो कंपनी का Q1 है, कंपनी की हिस्ट्री में इतने अच्छे Q1 नंबर्स कभी नहीं आए हैं। और Q4 से अगर कंपेयर करें तो 100 समथिंग करोड़ का Q4 ऑफ लास्ट ईयर, जो जनवरी फरवरी मार्च था उससे कंपेयर करेंगे तो 100 समथिंग करोड़ का रेवेन्यू में डिप आया है। और उस वजह से आपका मार्जिन भी इम्पैक्ट हुए हैं और थोड़े बहुत अदर फैक्टर्स भी रहे होंगे। बाकी हम डायरेक्ट अगर अगर पैट की बात करें, जिसे हम बॉटम लाइन भी कहते हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स में बॉटम लाइन कहते हैं, पैट बढ़ा है कंपनी का 24.6% से। तो यहाँ पे टॉप लाइन तो बढ़ा है कंपनी का 14% से, पैट बढ़ा है 24% से। तो हम यहाँ पे कहेंगे इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज तब होता है व्हेन योर बॉटम लाइन ग्रोज एट अ फास्टर पेस देन योर टॉप लाइन। तो ठीक है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा है, डिसेंट रहा है, बट ऑब्वियसली इलेक्शन थे तो थोड़ा Q1 सबड्यूड रहा है इस चक्कर में। अब कंपनी की बात करते हैं ग्रोथ प्लान्स की। कल शाम को इसका कौन कौन था कॉन्फ्रेंस कॉल था, तो मैंने सुना कंपनी ने जो कहा है, मैं वो आपको आपसे आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर में एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट साइन किया है कंपनी के साथ, कैटो वर्क्स लिमिटेड, जो
जापानीज कंपनी है। अब कंपनी क्या करेगी, मैंने आपको पहले बताया था, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, जो मार्केट लीडर है, मोस्टली ये टावर और पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाती है। और अब ये जॉइंट वेंचर के साथ क्या करेगी, अब ये आई थिंक 1-2 क्वार्टर्स में शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये क्रॉलर क्रेन्स और ट्रक क्रेन्स बनाएगी हायर टनेज का अपने जॉइंट वेंचर के साथ। तो कंपनी का ये कहना है कि अभी जो टावर क्रेन्स, ये पिक एंड कैरी क्रेन्स, जस्ट 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 फॉर अ कंपैरिजन, इंडिया और चाइना को कंपेयर करें ना, तो सिर्फ 16,000 का मार्केट है इंडिया में। 16,000 क्रेन्स एक साल में ऑलमोस्ट बिकती हैं। लेकिन अगर हम सेम चीज़ बात करें चाइना में, तो वहाँ मोर देन 1 लाख क्रेन्स बिकती हैं। तो अब देखो कि कितना बड़ा अभी टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। Obviously, we can't just simply compare Indian market to the Chinese market because of the sheer size of economy of the Chinese market. वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, सब कुछ लगता है। लेकिन इंडिया भी ग्रो करेगा। अभी अभी से आप अगर ये प्लानिंग शुरू नहीं करेंगे, जॉइंट वेंचर शुरू नहीं करेंगे, तो आगे आपको एक लीड नहीं मिल पाएगी। आप एक, एंड द कंपनी इज ऑलरेडी अ पायनियर इन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग क्रेन्स। तो कंपनी ये कह रही है हमारे पास पेटेंट्स भी बहुत सारे हैं, हमने ऑलरेडी बहुत सारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। तो इट्स नॉट, और बिकॉज जो ये क्रेन्स वगैरह बनाना होता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये टावर क्रेन्स में, स्पेशली टावर क्रेन्स में ये बहुत पायनियर्स हैं, इनके पास पेटेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो कोई भी सिंपली कॉम्पिटिटर आके इनका टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत बड़ी एक एडवांस लेवल पे जाके काम होता है बिकॉज ऑफ द एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व। तो हर कोई आके नॉर्मली ये कंपटीशन में घुस नहीं सकता है। इसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कल को कोई आएगा और ऐसे सीधा रिप्लेस कर देगा। तो कंपनी पे एक एडवांटेज है, बहुत बढ़िया रनवे भी आगे, और जॉइंट वेंचर्स में जाएगी तो 2 क्रेन्स को जहाँ ये फोकस नहीं करती थी, जो आपके क्रॉलर और ट्रक ट्रेन्स हैं, वहाँ पे भी ये क्रॉलर क्रेन्स आई थिंक इन्होंने इन हाउस 180 टन्स का अभी तक बनाया है, लेकिन 180 टन्स तक का आई थिंक इन्होंने सेल नहीं किया है। तो ये कह रही है हम 200 टनेज तक का भी बनाएंगे, उसमें क्रॉलर हो, ट्रक में तो 80, 90, 150 तक का बनाने वाले हैं ये आगे जाके जॉइंट वेंचर में। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी कंपनी का, नेक्स्ट ईयर से जब प्रोडक्शन शुरू होगा। और FY 29 तक मतलब आगे नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में कंपनी का ये प्रोजेक्शन है कि जॉइंट वेंचर से हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइन। ये एक बढ़िया मुझे अपडेट लगा कंपनी का। अचानक कंपनी ने आके दिया, बिकॉज कंपनी एक एक्विजिशन की बात कर रही थी और अभी भी कह रही है कि 1-2 महीना उसमें लगेगा। तो देखते हैं वो। सेकंड इनका हुआ है, सेकंड जो इनका एक अपडेट है वो ये है कि आपका क्रेन्स में इनका यूटिलाइजेशन अभी भी 65% है। तो अभी भी इनको अभी इमीडिएटली केपेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है और कंपनी के पास पैसा भी बहुत सारा है। नेगेटिव नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का। तो उस फ्रंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इनऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं थ्रू सम एक्विजिशंस, और चाहे तो ये अभी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनके पास बहुत है। काफ़ी टाइम से ऑपरेशनली कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी। तो एक ये भी है। और एग्रीकल्चर सेगमेंट की मैं बात करूँ ना, इसके एग्रीकल्चरल सेगमेंट की, तो वो काफ़ी टाइम से बहुत स्लो ग्रोथ पे चल रहा है। 3% से ग्रो करता है, 4% से ग्रो करता है, कभी तो डी ग्रो कर जाता है, जिसमें ये ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स बेचते हैं फार्मर्स को। लेकिन इस बारी कंपनी ने गाइडेंस दी है कि इस साल हम देख रहे हैं, इंटरनली हमने डिसाइड किया है कि हम 15% मिनिमम ग्रोथ करेंगे इस सेगमेंट में। तो ऑब्वियसली ये अच्छा साइन है, जहाँ पे 3-4% ग्रो कर रही थी अभी 15% ग्रो करेगी। रीजंस कंपनी ने ये दिया है कि जो पिछले 2 बजट्स थे वहाँ पे मोस्ट जो फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर में था, ये आप सभी को पता है। और इस बार सिंस मोदी गवर्नमेंट जो थर्ड टर्म है उनका, उसमें इतने अच्छे सीट्स नहीं आई हैं उनकी। तो इस बार उन्होंने काफ़ी फोकस फार्मर्स के लिए भी किया है। एमएसपी उन्होंने काफ़ी क्रॉप्स पे बढ़ाया है। और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी सॉरी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, मैं कई बार आके जब बैंक्स को डिस्कस करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को क्लोजली फॉलो करना होता है बैंक्स को। तो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी भी है। जो इनके डीलर्स हैं, जो फिर एंड कस्टमर्स हैं, उनको भी फाइनेंस मिल जाता है जिनको ये इक्विपमेंट खरीदना है। तो कंपनी ये कह रही है फाइनेंस भी है, एमएसपी भी है, गुड मॉनसून भी हो रहा है। तो इस बार ये सेगमेंट में हम इस साल 15% का मिनिमम ग्रोथ करेंगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, जो इनका दूसरा सेगमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला सेगमेंट। 2 मैंने डिस्कस कर दिए, पिक एंड कैरी क्रेन्स का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ऑब्वियसली इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ करते हैं, करते आए हैं।
बिकॉज दे आर द मार्केट लीडर्स इन कैरी पिक एंड कैरी एंड टावर क्रेन्स। सेकंड मैंने एग्री का बता दिया। थर्ड सेगमेंट है इनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इनका जेसीबी। उस सेगमेंट में क्या कह रहे हैं 30% हम ग्रोथ करेंगे इस साल इस सेगमेंट में, और ये कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ कर भी रही है, 30-35 इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। आई थिंक बीएस एक नॉर्म आने वाले हैं, जो BS5 वाले नॉर्म्स आने वाले हैं, तो उससे प्राइसिंग भी इनकी बढ़ जाएगी। जो पुरानी क्रेन्स थे वो कम प्राइसिंग में थे ऑफ कोर्स, अब वो ज़्यादा प्राइसिंग में आएंगे, तो इनका मार्जिन्स भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। और कंपनी का सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगती है ना, इसके पैट मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 11% के पैट मार्जिन्स हैं। कहाँ किस कंपनी के होते हैं 11% के पैट मार्जिन्स? 17% का एबिट है, लेकिन इसके बाद इनका पैट मार्जिन में भी काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। तो मतलब 11% का बहुत कम कंपनीज मैंने देखी है जिनके 11% के पैट मार्जिन हैं। आपने कोई देखी है तो आप बता सकते हो मुझे, और उसको भी मैं क्लोजली फिर फॉलो करना शुरू करूंगा। बाकी इनका ईवी क्रेन्स की मैं बात करता हूँ। अभी ईवी क्रेन्स इन्होंने बेचना शुरू नहीं किया है, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है ना, इनका ईवी में ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को बस एक गवर्नमेंट ने एक स्टैंप लगाना है, उसको गैजेटेड करना है, और हम ईवी बेचना शुरू कर देंगे, उससे पहले हम कर नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो 1 साल पहले से गवर्नमेंट को बोला हुआ है, और फिर इलेक्शंस आ गए, ये हो गया वो हो गया। अभी इनको लगता है कि कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट 30 डेज में भी वो साइन हो सकता है, नेक्स्ट 60 डेज में भी वो साइन हो सकता है, उसके बाद हम ईवी क्रेन्स भी बेचेंगे। अब ईवी क्रेन्स का मैं एक पॉजिटिव बेनिफिट बताता हूँ कि क्या है ईवी क्रेन्स में। ईवी क्रेन्स ना टाटाज हो गए, एल ने भी इनका मैन्युफैक्चरिंग साइट विजिट किया था और देखा था कि ईवी क्रेन्स कैसे हैं, और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहती हैं, अपने कस्टमर्स को एटलीस्ट शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स को ये दिखाना चाहती हैं कि हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ चलते हैं, हम पोल्यूशन नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, हम अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जब अभी अभी ईवी क्रेन्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में कोई नहीं, मुझे जितना पता है, मुझे जितनी मेरी जितनी समझ है, नॉलेज है, मुझे मैंने कोई और नहीं देखा है। और ये कंपनी रेडी है, प्रोडक्ट के साथ रेडी है, जस्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव करना है और वो प्रोडक्ट बेचेगी। टाटा से बहुत इंक्वायरी आ रही है, L&T से आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसमें प्राइसिंग बहुत ज्यादा है ईवी वाले में, और 50 to 60% हायर प्राइस्ड हैं ईवी के। और सिंस ये हायर प्राइस्ड है, तो आपको लग रहा होगा कि आगे जो एंड कस्टमर है, टाटाज है, L&T है, वो क्यों लेंगे इनसे ईवी क्रेन जब वो 50-60% हायर है। लेकिन कंपनी का ये कहना है ना, 3-4 सालों में आप इसका कॉस्ट को कॉम्पनसेट कर दोगे, बिकॉज आपको फ्यूल डीजल ये सब नहीं चाहिए, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में चलाना है। 3-4 साल में आप यू विल बी एबल टू रिकवर योर कॉस्ट, जो आपने 50-60% हायर कॉस्ट दिया है। तो इसका भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, आगे जाके बहुत बड़ा ग्रोथ है। और ऑब्वियसली इंडिया का एज अ कंस्ट्रक्शन अगर देखें, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में देखें, सबको पता है, आपको भी पता होगा गवर्नमेंट का कितना फोकस है, डायरेक्ट फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इनके इक्विपमेंट्स यूज होने ही हैं, मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो जब तक ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते रहेंगे, तब तक ये कंपनी ग्रो करेगी और अच्छे रेट से ग्रो करेगी। फिलहाल कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया 15-20% का, लेकिन कंपनी ने आके कल कॉन कॉल पे ये भी बोला है कि हम जब ये वाला क्वार्टर खत्म हो जाएगा, Q2, जब ये नेक्स्ट 3 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो गाइडेंस को भी चेंज करेंगे। सो आई एम होपिंग कि गाइडेंस को ये अप करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी अभी इन्होंने 15-20 बोला है, क्योंकि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स तो इनके कम ही होते हैं, हिस्टोरिकली कम रहे हैं, और जुलाई में भी बहुत बारिश आई है, कंपनी ने बोला है। तो हम 15 अगस्त के बाद एक इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट को हम गैस कर रहे हैं कि इम्प्रूव इन्वायरमेंट होगा। तो इस तरीके से इस कंपनी को देख सकते हैं। आगे ग्रोथ इसका मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज ये डिफेंस में भी जा रही है, और डिफेंस में अभी इसका आई थिंक 2-3% का रेवेन्यू आता है, लेकिन कंपनी कह रही है 3.5 to 5% एटलीस्ट इस साल रेवेन्यू डिफेंस से भी करेंगे। एक्सपोर्ट से कंपनी का 8.5% रेवेन्यू आता है। इस बार भी कंपनी कह रही है हम 8.5 ही करेंगे, बट ऑन अ इंक्रीज्ड बेस, बिकॉज रेवेन्यू जितना लास्ट टाइम था, सपोज 1000 करोड़ था, तो उसमें 8 पूरे साल का, तो 8.5% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था। तो इस बार ही अगर 8.5 आएगा, लेकिन हमको ये देखना है कि रेवेन्यू जो लास्ट ईयर 1000 करोड़ का था, इस बार 1000 करोड़ का नहीं रहेगा, इस बार में भी 1300 करोड़ का हो जाएगा। तो उस 1300 करोड़ में 8.5% ज्यादा ही होगा। तो एक्सपोर्ट में भी ये काफी फोकस कर रहे हैं। जो जेवी है वो जो ये केटो वर्क्स के साथ एस्टेब्लिश करेंगे, उसमें भी एक्सपोर्ट के बहुत फोकस करने वाले हैं।
तो कंपनी का ग्रोथ जब तक बजट में इनका एलोकेशन रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक मुझे लगता है इस कंपनी का ग्रोथ सेक्युलर है। लेकिन अगर बजट में इनका ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस नहीं आया तो ऑब्वियसली इन पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक एंटीथीसिस हो सकता है इस बिजनेस के लिए, और ये भी आपको जब भी इन्वेस्टिंग डिसीजन करो तो ये भी एक बारी जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी आप जरूर देखते हुए चलो, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव में होके कभी सारा पैसा डूब ना जाए। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया इस कंपनी का जितना भी इम्पोर्टेंट था। यस। तो अब हम एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं, कार ट्रेड टेक। इसको भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। मुझे ये कंपनी इसीलिए पसंद है क्योंकि एक तो एक कैश रिच कंपनी है, 700-800 करोड़ का इसके पास पैसा पड़ा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई कंपनी ऑपरेशनली एफिशिएंट हो गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसका अगर पॉजिटिव है, तो उस कंपनी में आप इंटरेस्ट बना सकते हो। बिकॉज जब वो ऑपरेशन से पैसा कमाने लग गई ना, तो चाहे उसका नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाए बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके जितने उसने इन्वेस्टमेंट करने हैं, जितने हाई पेस से वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सारा पैसा बचता रहेगा उसके बाद, और जो इन्वेस्टमेंट किया है उतने उसने इतने सालों से, वो आपका रेवेन्यू जनरेट करके देगा। आपने भी सुना होगा अभी, मतलब पिछले पिछले साल तो इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, आई थिंक 70-80% के, बस उसके पिछले साल इसने बहुत इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया भी है, जो स्पेशली जो आईपीओ से इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। और मींस बिल्कुल सबके नज़रों में रहती थी ये कंपनी की कुछ करती नहीं है, इतने महंगे वैल्यूएशंस में आई और अब जाके सारा डुबा रही है पैसा। लेकिन अब इस कंपनी ने ना अच्छा करना शुरू कर दिया है, और मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब से आईपीओ के टाइम से ऑलमोस्ट मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी समझने में टाइम लगा है, अब जाके मेरे को थोड़ा क्लैरिटी आती है इसके बिजनेस के बारे में। तो आई एम होपफुल कि ये आपको समझ आएगा इसका बिजनेस मॉडल, और मैं चाहूंगा जितना ईजी टर्म्स में समझा सकूँ उतना समझाऊंगा। तो कार्टरेट टेक के ना तीन बिजनेस सेगमेंट्स हैं। एक इनका कंज्यूमर बिजनेस का सेगमेंट है, एक इनका क्लासिफाइड है, ओएलएक्स क्लासिफाइड है, बताऊंगा, और एक है श्रीराम ऑटोमॉल जिसको रीमार्केटिंग का सेगमेंट कहते हैं। तो मैं सबसे पहले कंज्यूमर सेगमेंट पे आता हूँ, जिसमें इनका कार वाले हैं, बाइक वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करता है ना, आपको कोई कार बेचना हो, सेकंड हैंड कार, या फिर आपको कोई कार खरीदना हो सेकंड हैंड कार, तो आप इसके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। आप जा सकते हो, डीलर्स जा सकते हैं, जो सेकंड हैंड कार के डीलर्स आपने देखे होंगे अपने घर के आसपास, जब आप कार खरीदने जाते हो, बड़ा सा उनका लैंड होता है, उसमें कार ठूसी हुई रहती हैं खूब सारी, और कार बेचते हैं ये, सेकंड हैंड कार जो बेचते हैं। तो ये सिर्फ इन जो फिजिकल कस्टमर्स आ रहे हैं उनके शॉप में या उनके उनके डीलरशिप में, तो सिर्फ उन पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये ऑनलाइन भी अपने कार्स को बेचते हैं, और ये कंपनी उससे पैसा कमाती है। ये कंपनी का इन्वेंट्री कुछ नहीं है, ये कंपनी खुद कार नहीं खरीदती है, इसीलिए मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका, और स्केलेबल भी है बहुत ज़्यादा। और सेकंड हैंड कार का आप देखो ना, वेस्टर्न कंट्रीज में कितना डिमांड है, पूरा मार्केट है। यहाँ पे थोड़ा भी सेकंड हैंड कार्स को लेके टेबू है, अरे इसने सेकंड हैंड कार ली है यार, इसका तो मतलब इसके पास, ये तो बिल्कुल ही मिडिल मिडिल क्लास से भी नीचे है, इसके पास पैसा नहीं है। तो अब वो धीरे धीरे टेबू खत्म हो रहा है सेकंड हैंड कार्स का। आपने भी देखा होगा पिछले 2-3 सालों में सेकंड हैंड कार्स सब लेने लगे हैं, उसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए इस कंपनी के लिए आगे स्केलेबल भी है, इसका बिजनेस मॉडल स्केल कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, फर्स्ट कंज्यूमर वाले सेगमेंट में कोई किसी को भी कार खरीदनी है, बेचनी है, वो उसके सेगमेंट, कार वाले बाइक वाले पे आ सकता है, बाइक वाले में बाइक, कार वाले में कार, तो उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन उससे ये तो एक छोटा सा, लाइक 15% इनका बिजनेस डिवीजन है कंज्यूमर में, कार वाले में। 85% इनका है न्यू कार्स का। तो इसमें ये क्या करते हैं, जितने भी आपके ओईएम्स हैं, चाहे मारुति, टोयोटा, टाटा मोटर्स, जितनी भी ये कार कंपनीज है, महिंद्रा, ये इनको ना एडवर्टाइजिंग फीस देती हैं। बिकॉज मुझे अगर कोई कार सर्च करनी है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट एंड सिंस आई ऑल्सो फॉलो दिस कंपनी, तो मैं जब भी मेरे को कोई कार सर्च करनी है, उसके बारे में जानना है, कोई भी नया व्हीकल आया, इवन दो आई एम नॉट रियली दैट मच इनटू कार्स, बट मैं सर्च करता हूँ कार वाले पे जाके। एंड यू गाइस कैन ऑल्सो टेल मी कि आप कहाँ पे सर्च करते हो, एंड इफ यू हैव सर्च योर कार्स, सर्च अबाउट एनी कार इन कार वाले, देन यू कैन ऑल्सो टेल मी कि आपका रिव्यू क्या है, आपका कोई ओपिनियन है तो वो क्या है। तो सारा रिसर्च कंपनी कहती है कि कोई भी कस्टमर सारा रिसर्च हमारे प्लेटफॉर्म पे करता है, और इनके यहाँ 30 मिलियन कस्टमर्स आते हैं, 30-40 मिलियन कस्टमर्स आते हैं, यूनिक कस्टमर्स। और वो 90% ऑर्गेनिक आते हैं, कि वो उनके लिए कंपनी को कोई पे नहीं करना है। तो कंपनी का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है, कंपनी को मार्केटिंग में खर्चा नहीं करना पड़ता है। कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो प्रॉफिटेबल है। मतलब
ऑलरेडी बहुत लीड बना चुका है कंपनी, किसी को अगर आना हो इस सेक्टर में तो उसको बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कंपनी पे ऑलरेडी 700-800 करोड़ का कैश भी है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई से बिजनेस मॉडल इज रियली गुड। और नए जैसे कोई नई कार किसी को लेनी है तो मैं सारा रिसर्च उस पर करूंगा। ये कार डिलीवर नहीं करते हैं घर जाके, ये बस एक रिसर्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप सारा रिसर्च करो वहाँ कार का, किस तरीके का उसका जितना भी जो भी कुछ कार में होता है, एज आई सेड आई एम नॉट रियली इनटू दैट इनटू कार्स, तो जो भी स्पेसिफिकेशन वगैरह है वो सब सर्च करते हैं ये कार का। और जो OEMs हैं, ये जो मैंने कार कंपनीज बताई, ये उनको पैसा देती है मार्केटिंग का, तो यहाँ से कमाता है पैसा। अभी एक चीज क्या हो रही है ना, बिकॉज ऑफ द हीट वेव, बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस, बिकॉज ऑफ द मॉनसून नाउ, डीलर्स पे, जो कार डीलर्स होते हैं आपके बगल में, जो टोयोटा का डीलर होगा या रेनॉ का डीलर होगा, टाटा मोटर्स का डीलर होगा, इनके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी मैं भी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि 50-60 डेज की इन्वेंट्री हो गई है, विच इज नॉट नॉर्मल। 50-60 डेज की इन्वेंट्री हो गई है मींस डिमांड स्लो हो गई है। डिमांड क्यों स्लो हुई है कार की? बिकॉज इलेक्शन, हीट वेव, बारिश, तो लोग कार डीलरशिप में जाते नहीं है, अवॉइड करते हैं, ऑब्वियसली हर कोई करेगा अवॉइड। इस केस में क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो OEMs मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करते हैं। ऑब्वियसली सप्लाई आपका बहुत पीछे से आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपका डिमांड नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो उस डिमांड को और इम्प्रूव करने के लिए आपने देखा होगा मॉनसून में बिल्कुल कंपनीज तो दिल खोल के प्रमोट करती हैं, और प्रमोशन करती हैं कि लो ले जाओ, 50,000 कम दो इस XUV का, इस SUV का 50,000 कम दो, लेकिन लेके जाओ। तो वो सारा मार्केटिंग स्पेंड जब कंपनीज बढ़ाती हैं तो उसमें से कुछ ट्रिकल डाउन होकर इस कंपनी के पास भी आता है। और ये कंपनी का ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, 18% से इस बारी। अब इसके मैं एग्जैक्ट आपको इस सेगमेंट के रिजल्ट बता देता हूँ, वेट अ सेकंड, राइट। तो यस, स्टैंड अलोन रिजल्ट है इस कंपनी का, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का मैं बता रहा हूँ। कंसोलिडेटेड लास्ट में बताऊंगा। तो 18% से टॉप लाइन ग्रो किया, विच इज योर रेवेन्यू। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4% से ग्रो किया है इनका। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑपरेटिंग डी लेवरेज हुआ है। लास्ट मैंने एस में बताया था ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग डी लेवरेज हुआ है। अब क्यों हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सेगमेंट की, रीमार्केटिंग सेगमेंट। रीमार्केटिंग सेगमेंट इनका अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और अभी से नहीं, पिछले 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। रीमार्केटिंग सेगमेंट में मैंने क्या बताया, कंज्यूमर मैंने बता दिया, कार वाले, बाइक वाले, उसको आप ध्यान रखो अलग। अब मैं सेकंड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, रीमार्केटिंग, जिसमें इनका ब्रांड है श्रीराम ऑटोमॉल। सुना होगा आपने, एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। तो ये बिजनेस कैसे करता है ये वाला सेगमेंट? सपोज मैंने बहुत सारे बैंक जैसे डिस्कस किए, तो कई सारे बैंक्स लोन्स देते हैं, कार लोन देते हैं, कई कई सारी NBFCs कार लोन्स देती हैं, इंश्योरेंस वगैरह कार लोन देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सो इंश्योरेंस कार लोन तो नहीं देते, बट उनका कार्स का सपोज क्या है, किसी बैंक और कस्टमर, NBFC ने कार लोन दिया और कार लोन कस्टमर ने वापस नहीं किया, तो बैंक जाके वो और NBFC जाके वो कार उठा लेगा। लेकिन अब बैंक का उस कार का कोई काम नहीं है। बैंक कार लोन दे सकता है, बट एज फार एज द फिजिकल कार्स आर कंसर्न, तो बैंक का कोई काम नहीं है, कहाँ क्या करेगा उसका। तो बैंक क्या करता है, या NBFC क्या करता है, श्रीराम ऑटोमॉल के पास जाता है और वहां ऑक्शन करता है कार को। तो जिसको भी कार लेनी होगी, या डीलर्स को, वहां से मोस्टली यहाँ से डीलर्स कार उठाते हैं। जैसे आपका जो मैंने बताया फिजिकल डीलर होते हैं, जो आपके घर के बगल में, जिनके लैंड पे गाड़ियां ठूसी रहती हैं खूब सारी, तो उनको अगर अपनी सप्लाई आगे लेनी है, कोई कार्स लेनी है, तो वो क्या करते हैं, श्रीराम ऑटो मॉल पे जाते हैं, और वहां पे जितनी बैंक्स और NBFCs ने रिपोजेस करी हुई हैं कार्स अपने कस्टमर से जो लोन नहीं दे पाए, तो वो वहां जाके ऑक्शन करते हैं और डीलर्स वहां से कार उठाते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज सिंस मैंने बैंक्स भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं इस चैनल पे, तो अब मैं हमेशा कहता हूँ इस कंपनी का मोस्टली, इन मोस्ट केसेस की, NPAs इंप्रूव हुआ है, नेट परफॉर्मिंग एसेट्स इंप्रूव हुआ है, GNPA इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब क्या था कि कस्टमर्स लोन टाइम पे वापस कर रहे हैं। अब जो कार लोन का कस्टमर टाइम पे, पिछले 1-2 साल से टाइम पे वापस कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम आएगी कि सप्लाई कम हो जाएगी। बैंक्स को जब लोन मिल रहा है तो उनको, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है ना, वो क्यों कार जाके उठाएंगे, उनका तो लोन मिल रहा है, NBFCs को भी लोन मिल रहा है। तो कार की सप्लाई कम हो गई इस सेगमेंट में, रिपोजेशन वाले सेगमेंट में, तो लिस्टिंग नहीं हो पा रही है ऑक्शन में, वहाँ का ऑक्शन का वॉल्यूम, लिस्टिंग वॉल्यूम कम हो गया है, तो बिजनेस वहां से इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया इसको काउंटर करने के लिए और इसको कवर करने के लिए, रिटेल से कार्स उठानी शुरू कर दी है। सपोज कोई इंडिविजुअल कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है,
छोटा आती है किसी के पास, तो ये उनको बोलते हैं कि आप आके ऑक्शन करो। और इन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ से कॉम्पेंसेट किया है, बिकॉज़ रिपोज़िशन वाली साइड में तो बहुत डिक्लाइन आया है, लेकिन स्टेबल कर दिया अभी इन्होंने। इस बार ये इसका मैं रिज़ल्ट बताता हूँ। 4 रीमार्केटिंग का, यस, इनकम ग्रो किया है 4% से, टोटल इनकम सिर्फ 4% से। आपका जो पहले वाला सेगमेंट मैंने बताया था, कंज्यूमर सेगमेंट, वो ग्रो किया था 18% से। तो यहाँ पे सिर्फ 4% का ग्रोथ है, और ये पहले तो डी ग्रो कर रहा था, अब तो चलो ग्रो करना शुरू किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 12% से ग्रो किया है, मींस ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बट कितना ही कर लेंगे, अनटिल अनलेस आप टॉप लाइन नहीं बढ़ाओगे, तो आप कितना भी कॉस्ट एफिशिएंसी कर लो, कितनी भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ले आओ, एक टाइम के बाद आपको लेवरेज मिलना कम हो जाएगा, आपका पैड ग्रोथ भी कम होने वाला है। तो इस बिजनेस सेगमेंट में वी हैव टू वॉच इट वेरी क्लोजली कि क्या चल रहा है और डिमांड किस तरीके से शेप अप हो रहा है। कंपनी तो 1 साल से कह रही है कि हम रिपोजिशन में हम मतलब बॉटम आउट कर चुके हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। अभी भी कंपनी का यही कहना है, बट कंपनी कह रही है वी डोंट वांट टू गिव यू अ गाइडेंस ऑन दिस, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने दिया था, हमको लगा कि रीमार्केटिंग रिपोजिशन में अब गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी, ये हम बॉटम आउट कर चुके हैं, बट अभी भी कोई बहुत खास बॉटमिंग आउट नहीं हुआ है। तो कोई गाइडेंस क्लियर नहीं दिया कंपनी ने, और जहां इनका रिपोजिशन वाला बिजनेस अच्छा करना शुरू किया, जैसे वो अर्लियर करता था, तो इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, 2 सेगमेंट मैंने बता दिए, थर्ड सेगमेंट मैं बताता हूँ। एंड सम ऑफ यू माइट बी सरप्राइज, जो एक कंपनी को फॉलो नहीं करते हैं, कि थर्ड सेगमेंट इनका OLX। कंपनी ने 1 साल पहले, ऑलमोस्ट पूरा 1 साल नहीं हुआ है, 9 महीने पहले, अगस्त में आई थिंक, इन्होंने OLX को एक्वायर किया था। अब जो आप OLX, ये तो आपको पता होगा OLX क्या होता है। तो ये OLX कार ट्रेड का है, मतलब आई मीन इफ दिस इज समथिंग रियली सरप्राइजिंग फॉर यू, OLX कार ट्रेड का है। तो OLX में ना, कि पिछले 1-2 क्वार्टर्स में तो जो उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, उनका भी एक क्लासिफाइड का बिजनेस था और उनका एक नॉन ऑटो वाला बिजनेस था। तो उन्होंने जो B2B वाला बिजनेस था ना पहले, वो बंद कर दिया। तो उससे डिसकंटिन्यूइंग कॉस्ट्स आई, वो अब निकल गई हैं। अब OLX भी स्टेबल हो गया इनका। इस बारी OLX ने 44 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बारी 48 करोड़ का किया है। और पैट की अगर हम बात करें तो 87 करोड़ का, सॉरी 8 करोड़ का लास्ट टाइम था, और अभी 8.5 करोड़ का है। 8.7 था पहले, अभी 8.5 है। तो कोई बहुत ज़्यादा पैट में इंक्रीज नहीं है, लेकिन OLX का आगे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने OLX में 2 बिजनेस डिविजन्स बनाए। एक तो ऑटो क्लासिफाइड्स का हो गया, जहाँ पे ये क्या करते हैं, आपने OLX के बहुत सारे डीलर्स देखे होंगे। ये जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इनको कोई कार बेचना है OLX में, या फिर, तो ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल में कार बेचते हैं। OLX का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो अब सपोज कोई डीलर अपनी कार बेच रहा है, उसको कार बेचनी है, वो OLX का सब्सक्रिप्शन लेगा, कार ट्रेड पैसा कमाएगा, और जो डीलर है उसको भी कार, उसकी भी कार बिक जाएगी, होपफुली, जो भी वो कस्टमर्स को कार लेगा। कस्टमर जब लिस्ट करते हैं अपनी कार को, सपोज मुझे आपको कार बेचनी है, तो मैं OLX पे जाके लिस्ट करूंगा, तो मुझे उसको थोड़ा पे करना पड़ेगा, आपको आपको भी वहाँ कार मिल जाएगी, मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली डीलर्स को सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, मैं तो वन टाइम लिस्टिंग की फीस दूंगा। तो ये सब उनका रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है OLX से। तो अभी कंपनी मोस्टली फोकस्ड है ये अपने ऑटो क्लासिफाइड वाले बिजनेस में, जो B2C है या C2C है, बिजनेस टू कस्टमर या कस्टमर टू कस्टमर। मैं आपको बेचूं कस्टमर टू कस्टमर, डीलर आपको OLX पे गाड़ी बेचे तो बिजनेस टू कस्टमर। लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है कि हमें इसमें इतना पोटेंशियल दिख रहा है, हमने पूरी अलग टीम एक और बना दी है, और वो काम कर रही है किस पे, जो बाकी के सेगमेंट्स हैं। OLX में जॉब्स का कोई सेगमेंट है, या हाउस होल्ड का कोई सेगमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट है, या टू व्हीलर का सेगमेंट है, कि हमारा जो टैम है, विच इज योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कंपनी कह रही है वो इनफाइनाइट है। मतलब वी कैन सिंपली इमेजिन कि कितना सारा पोटेंशियल है OLX के बाकी डिविजन्स पे, और उसके ऑटो डिविजन्स पे भी। और कंपनी ने जैसा कहा वैसा किया भी, OLX का परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। तो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में देखना पड़ेगा, अगर OLX का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से ये स्केल अप कर पाते हैं, तो इनके लिए बहुत, ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। इसीलिए मैं इस कंपनी को भी क्लोजली फॉलो करता हूँ। और दूसरा, इनका अच्छी बात क्या है, कि इनको 1 पॉइंट तक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कॉस्ट लगता है, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में। लेकिन जब इनका मॉडल स्केलेबल हो जाता है, सिंस आई साइड इनका कोई एसेट नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है, इन्वेंट्री नहीं है, तो जो एडिशनल इंक्रीमेंटल ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे 1 पॉइंट के बाद, तो आपकी कॉस्ट उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती है।
तो आपका अगर रेवेन्यू एक पॉइंट के बाद 20% से ग्रो कर रहा है, तो आपका एबिटा और आपका पैट जो ग्रो करेगा वो 30-35% से ग्रो कर सकता है। तो इतना सारा ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी के पास है पोटेंशियली। और क्वार्टर वन इनका सबसे खराब होता है। तो इस बारी जो क्वार्टर वन है वो हिस्टोरिकली सबसे बेस्ट रहा है इनका, बिकॉज ऑफ द OLX रिजल्ट्स ऑल्सो। OLX के रिजल्ट्स भी काउंट हो गए हैं, लेकिन मुझे पर्सनली जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है क्वार्टर टू मोर और लेस इसी हिसाब से रहेगा, लेकिन क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर इस कंपनी का बहुत अच्छा हो सकता है। और उसका हमें पता चलेगा जब हम क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देखेंगे और ट्रेंड्स देखेंगे कैसा चल रहा है, ट्रेंड देखेंगे कैसा चल रहा है। तो आई थिंक मैंने इस कंपनी के बारे में भी सब बता दिया। OLX हो गया, श्रीराम ऑटोमॉल विच इज योर रीमार्केटिंग साइड, वो भी हो गया, और जो इनका कंज्यूमर बिजनेस है स्टैंड अलोन कार वाले, वो भी हो गया है। आई थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताने को बचा नहीं है। यस, तो इन दोनों कंपनीज के बारे में ये था। आपको कोई डिस्कशन करना हो या फिर कोई भी डाउट हो उस कंपनी के बारे में, एक्सेप्ट फॉर द टारगेट प्राइस। मैं देखता हूँ काफी लोग टारगेट पूछते हैं, मुझे नहीं पता सीरियसली, मतलब मैं आपको क्या कैसे टारगेट बताऊं, और टारगेट मेरे गलत भी तो हो सकते हैं। आपका अपना पैसा है, मेरे टारगेट मेरे कहने पे आप मेरे दिए हुए टारगेट पे पैसा लगाओगे, मैं तो निकल जाऊंगा कंपनी से जहां मुझे रिजल्ट समझ नहीं आया, और मैं आपको बताना भी भूल जाऊंगा, तो आप तो फंस जाओगे उसमें। तो इसीलिए अगर आप टारगेट ना पूछें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कोई क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बिजनेस के बारे में कुछ पूछना है, पोटेंशियल के बारे में कुछ पूछना है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में कुछ पूछना है, यू आर फ्री टू डू सो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। बट टारगेट ना पूछें प्लीज। सो थैंक यू।